आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। और यहाँ पे हम ये वन शॉट में इस चैप्टर को पूरा ख़त्म करेंगे और सारे इम्पॉर्टेंट इसमें जो भी टॉपिक्स हैं वो आपके सारे कवर करेंगे हम साथ ही साथ। और ये वीडियो आपके CVT 2024 और 12th बोर्ड के पर्पज़ से दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम अपने चैप्टर को। केमिकल, यहाँ पे हम किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। जितने भी केमिकल रिएक्शन हम पढ़ते हैं हमारे केमिस्ट्री में, और काइनेटिक्स का टर्म यूज़ होता है। जिस तरह से हम फिजिक्स में किसी भी गाड़ी, कोई भी गाड़ी चल रही है, कोई भी व्हीकल चल रहा है तो उसकी स्पीड की बात करते हैं, उसी तरह से हम अपने रिएक्शन के स्पीड की बात करते हैं कि हमारा रिएक्टेंट कितनी देर में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पे इस स्पीड के लिए हम टर्म का यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रेट। देखिए ध्यान से, रेट क्या होता है। सबसे पहले किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को लिखने के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन एक टर्म यूज़ करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम, और इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। कोई भी हम समय के साथ साथ कभी भी किसी रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं तो रिएक्टेंट क्या होता है, टाइम के साथ घट रहा होता है, डिसअपियर हो रहा होता है। उसी तरह से प्रोडक्ट हमारा समय के साथ साथ बन रहा होता है, उसके कंसंट्रेशन में अपीयरेंस आती है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग किसी एक रिएक्शन का A कन्वर्ट्स टू B, हम यहाँ देख सकते हैं कि समय के साथ साथ A का कंसंट्रेशन कम हो रहा होगा और B का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर रहा होगा। ठीक, तो हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे। तो हम देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जब भी हम किसी रिएक्टेंट के लिए लिखते हैं तो वो टाइम के साथ साथ डिसअपियर हो रहा होता है, और प्रोडक्ट के लिए लिखते हैं तो वो हमेशा समय के साथ उसमें अपीयरेंस आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ले लेते हैं A कन्वर्ट्स टू B, अपना वही एग्जाम्पल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेज इन यूनिट टाइम। और इसी तरह हम B की बात करेंगे तो उसके कंसंट्रेशन में इंक्रीज़ हो रहा है समय के साथ साथ, इसलिए हम यहाँ माइनस टर्म का यूज़ करते हैं। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन उसका कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो हमने बात की एक सिंपल सी की कैसे हम इसको शो करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। ध्यान रखना है हमेशा रिएक्टेंट जो घट रहा है इसलिए हमेशा यहाँ पे नेगेटिव साइन का यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट हमेशा बन रहा है इसलिए यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव साइन टर्म का यूज़ करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं इसको कि हम रेट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन के लिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल 2A + B गिव्स प्रोडक्ट C + 3D। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। अब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के लिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखने जा रहे हैं। माइनस ऑफ जो भी स्टोकियोमेट्रिक टर्म्स होंगे हम उसको बाई में लिखेंगे 1/3 डेल्टा। इस तरह से हम अपने रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। रिएक्टेंट साइड में ये हमारा डिसअपियर हो रहा है इसलिए हम यहाँ नेगेटिव टर्म का यूज़ करते हैं, और यहाँ हम लोग पॉजिटिव में शो किए हैं इसको। जो भी स्टोकियोमेट्री होगा उसको हम इस तरीके से लिखते हैं डिवीज़न के टर्म में। ठीक, ये हुआ हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम बात करेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को, कि हम रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस कैसे लिखते हैं। जैसे हमारा रिएक्टेंट ख़त्म हो रहा है समय के साथ साथ और प्रोडक्ट हमारा बन रहा है तो हम यहाँ पे लिखते हैं रेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्शन।
हम लोग जैसे देखें, अभी हमारा एक एग्जांपल फिर से यहीं पे ले लेते हैं, वही सेम एग्जांपल हम लोग, ए कन्वर्ट्स टू बी, हमारा रिएक्टेंट ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट बी में। हम लोग यहाँ देखते हैं, सपोज़ ये 2A और ये B है, ठीक। तो इसके लिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन जैसे लिखते थे, तो हम लिखते थे माइनस ऑफ डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। पर यहाँ हम देखते हैं कि रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को लिखने का तरीका होता है कि रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस को हम जब भी लिखते हैं वहाँ में हम स्टोकियोमेट्रिक टर्म का यूज़ नहीं करते हैं। नॉट यूज्ड। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखने का सीधा सा तरीका हो जाएगा हमारा, रिएक्टेंट के लिए हम लिखेंगे डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, और प्रोडक्ट के लिए हम लोग लिखेंगे हमेशा, ये फॉर रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट के लिए हम जब भी लिखेंगे हम इसको सीधा लिखेंगे डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, ये हमारा प्रोडक्ट के लिए है। ओके, अब इस पे मैं एक एग्जांपल आपको डिस्कस करता हूँ कि कैसे हम लोग एक रेट ऑफ अपीयरेंस को लिखते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। यहाँ पे यही हमें ध्यान रखना है कि जैसे हम अपना रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं वैसे ही बिल्कुल हमें रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस को लिखना है। बस एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे वो विदाउट स्टोकियोमेट्रिक टर्म के होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए गिव्स टू बी एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B is 6. ओके, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? अब हम यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? ओके, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? ध्यान दीजिएगा, जब हम अपना रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर डिसअपीयरेंस लिखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का हमारा तरीका सीधा होता है। अब हम ये प्रोडक्ट साइड में लिख रहे हैं, ठीक, तो यहाँ हम निगेटिव टर्म का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। और हमको ये पता है, गिवन है कि रेट ऑफ अपीयरेंस यानी कि हमें इतने की वैल्यू दे रखा है 6, यानी कि हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा 3। ओके, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कि क्या क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, कि हमारी रिएक्शन कैसे स्लो हो रही है, कैसे फास्ट हो रही है, उसके पीछे क्या क्या कारण है। तो इनमें हम लोग फैक्टर्स पढ़ेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे हमें टोटल 4 फैक्टर्स पढ़ने होते हैं। कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, और आप कंसंट्रेशन की बात यहाँ करेंगे, टेम्परेचर, कैटलिस्ट और एक्टिवेशन एनर्जी। ये 4 फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे किसी भी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट या फिर एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। इसको हम शो करते हैं एक के साथ। सबसे पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन कैसे हमारे रेट ऑफ रिएक्शन पे अफेक्ट करेगा। कंसंट्रेशन की वजह से किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन पे कैसे चेंजेस आएंगे, ठीक। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, अब हम ये पढ़ेंगे सबसे पहला। किसी भी रिएक्शन के लिए हम सपोज करते हैं कि A प्लस बी गिव्स एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट C। ओके, तो हम यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन के में कंसंट्रेशन टर्म को जानने के लिए हम एक लॉ डेवलप किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं रेट लॉ। रेट लॉ क्या है? रेट लॉ, रेट लॉ, it is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमारा रेट लॉ ये बताता है कि हमारा जो भी रेट है किसी भी रिएक्शन का वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और किसके कंसंट्रेशन के? रिएक्टेंट के, ऑलवेज एंड ऑलवेज रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के। ठीक है, तो यहाँ हम लोग रेट लॉ लिखते हैं किसी भी एक रिएक्शन के लिए, जिसे हमने एक लिख रखा है। हमारा एग्जाम्पल है A + B गिव्स C। ठीक, तो हम इसके लिए रेट लॉ लिखते हैं। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of A into concentration of B, ओके, X और Y। अब यहाँ पे हम एक प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं और हमें एक कांस्टेंट देखने को मिलता है जिसको हम लोग रेट कांस्टेंट का नाम देते हैं। और ये अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये हमारा रेट है किसी भी रिएक्शन के लिए, ये हमारा रेट कांस्टेंट है, और ये हमारा जो भी रिएक्टेंट है उनके कंसंट्रेशन है। अब यहाँ पे x और y क्या है? x एंड y आर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ गिवन रिएक्शन। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे k है जो हमारा, ये है हमारा रेट कांस्टेंट। अब हमें देखना है कि हमारे जो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, वो कैसे किसी कंसंट्रेशन के हेल्प से कैसे किसी रिएक्शन के रेट पे अफेक्ट करता है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हमेशा एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। अभी इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जैसे कि हमने कहा कि एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ठीक, तो ऑर्डर इट इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। और ये हम कैसे लिखते हैं? ऐसा नहीं है कि हम जैसे कि सम ऑफ पावर ऑफ जो भी हमारे कंसंट्रेशन के पावर होगा उसके सम से हम लिखते हैं कि क्या है, सम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द गिवन रेट लॉ। ठीक, तो इसमें रेट लॉ हम जब भी रिप्रेजेंट करते हैं उसमें जो भी कंसंट्रेशन का पावर होगा उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं रेट लॉ की हेल्प से। रेट इक्वल्स टू के a टू द पावर x b टू द पावर y। अब यहाँ पे हमारा क्या है कि ऑर्डर हम लिखेंगे जो भी वो सम होगा किसका? कंसंट। ऑर्डर को हम लोग कैसे लिखते हैं? सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ reactant in given rate law, in given rate law, in given rate of rate law representation। ऑफ द रिएक्शन। ठीक, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे ऑर्डर किसी रिएक्शन के लिए, जैसे हम लोगों ने देखा कि हमारा रिएक्शन ए और बी। ठीक, इसके लिए ऑर्डर क्या होगा? तो ऑर्डर जो है हमारा पावर का सम है, यही हमारे ऑर्डर है इस रिएक्शन के लिए। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग कि ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर कैसे क्या सेंसिटिवली किस तरह से हमारे किसी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम लोग किसी रेट के लिए लिखते हैं कि रेट के इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ के पावर 1। ठीक, अब हमने क्या किया कि ए के कंसंट्रेशन को हम जस्ट डबल कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि के 2 टाइम्स ऑफ ए के पावर 1। ठीक,
अब यहाँ पे हमें नया रेट लॉ देखने को जो मिलेगा वो हमें मिलेगा R डैश इक्वल्स टू K 2 टाइम्स ऑफ के पावर 1, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R डैश इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ R, कि ये किस तरह से कोई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन के डबल होने से वो रेट पे अफेक्ट करता है। पर एक बात हम ध्यान देंगे कि हमारा रेट तो बदल गया, पर क्या रेट कांस्टेंट पे कोई असर पड़ेगा कंसंट्रेशन के चेंज होने से? तो हम लोग लिखते हैं रेट कांस्टेंट यहाँ हम लोगों ने ये देखा कि किसी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के चेंज होने से रेट, किसी रिएक्शन के रेट पे क्या अफेक्ट हो रहा है। बात तो यहाँ तक हुई, पर हम कैसे, हम क्या यहाँ पे रेट चेंज हो रहा है, पर क्या रेट कांस्टेंट पे कोई असर होगा कि नहीं, हम इसके बारे में बात करते हैं। ये हमारा रेट कांस्टेंट है किसी भी रिएक्शन के लिए, जो भी हम रिएक्शन लिख रहे हैं कांस्टेंट, और ये इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। हम जो भी पढ़ रहे हैं उसमें क्या है कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो चेंज तो हो रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ साथ, पर रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आपको हमेशा याद रखनी है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा ऑर्डर जो है वो कैसे रिएक्शंस पे परफॉर्म हो रहा है, कैसे कैसे रिएक्शंस पे, किन तरह के रिएक्शंस पे कैसे अफेक्ट करता है। तो हमें 2 तरह की रिएक्शन हमारे सिलेबस में जो है वो हमें पढ़नी है। सबसे पहले आती है हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरा है हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो चलिए डिस्कस करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बारी बारी से। एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक, एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सबसे बेस्ट एग्जांपल जैसे हम लोग लेते हैं कोई कि A+B गिव्स प्रोडक्ट C, एक सिंपल एग्जांपल है। तो ऐसे जो भी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जो मोर देन 1 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये कंप्लीट होते हैं, कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप। ठीक, और ये रिएक्शन जो होते हैं कंप्लीट होते हैं, कंप्लीट्स इन मोर देन 1 स्टेप। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं A+B गिव्स E। ओके, यहाँ हम देखते हैं एग्जाम्पल A+B गिव्स C एंड C गिव्स D एंड D गिव्स E। तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो भी हमारा रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन में है वो एक स्टेप में कंप्लीट हो गया और रिएक्टेंट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। पर जब भी हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करते हैं, ऐसे रिएक्शन मोर देन 1 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ऑर्डर कहाँ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि ऑर्डर इजीली फाइंड आउट होता है, ऑर्डर विल बी इजीली फाइंड। यहाँ हम ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं? यहाँ हमें ऑर्डर फाइंड आउट करने का तरीका होता है कि जब भी हमें किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया होगा तो उसकी किसी न किसी एक स्टेप के अकॉर्डिंग हम हेल्प लेते हैं। जैसे एक इसके लिए स्लो स्टेप है, ये रिएक्शन का जो हमारा स्टेप है ये फास्ट, ये दोनों फास्ट स्टेप्स हैं। तो फास्ट रिएक्शन की स्टडी कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए हम जानते हैं इजीली कि स्लो रिएक्शन की हेल्प से हम इस ऐसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ऑर्डर लिख लेते हैं इनके रिएक्शंस की। अब ठीक है, अब यहाँ क्या होता है कि जो स्लोएस्ट स्टेप का ऑर्डर होता है हमारे रिएक्शन में, वही इस पूरे ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर होगा। ऑर्डर विल बी
फाउंड विल फाइंड बाय स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन और यही रिएक्शन हमारा ओवरऑल और रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एक मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? तो मॉलिक्यूलरिटी को डिस्कस करते हैं हम लोग। मॉलिक्यूलरिटी को हम डिफाइन करते हैं ऐसे, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन अ गिवन रिएक्शन। ये होता है मॉलिक्यूलरिटी। किसी रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज रहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। अच्छा, मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पे फाइंड आउट करना एलिमेंट्री रिएक्शन में बहुत ही इजी होता है। तो यहाँ पे हम ये लिखते हैं क्या कि, एक सेकेंड बच्चा, हाँ, मॉलिक्यूलरिटी शुड फाउंड इजीली। ओके, पर बात सब वही हम करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। तो ऐसे रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी नॉट फाइंड। हम ऐसे रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी नहीं फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, हमें नहीं पता है कि हमारे रिएक्शन में 2 स्टेप 4 स्टेप जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, मोर देन 3 स्टेप जनरली होते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। तो हम ये देखते हैं कि हमें नहीं मालूम होता है कि कितने रिएक्टिंग स्पीसीज हमारे इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे रिएक्शंस के लिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूलरिटी फाइंड नहीं हो सकती इजीली। मॉलिक्यूलरिटी शुड नॉट फाइंड नॉट इजीली नॉट फाइंड। ओके, चलिए अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में कुछ डिफरेंस, जो कि हमें याद रखना है, हमें जानना है। हमें मैच द कॉलम, हमें बोर्ड्स के एग्जाम में हमें डिफरेंस लिखने को भी आता है। तो चलिए दिखते हैं। अब हम डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। ओके, difference between order and molecularity. Order, molecularity. ये होता क्या है, इसको हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि होता क्या है। ऑर्डर क्या होता है? किसी भी, जब हम रेट के एक्सप्रेशन को लिखते हैं, वहाँ पे कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का सम के पावर, जो भी सम होता है, पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के जो सम होता है, वो होता है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल पार्टिसिपेटिंग इन अ गिवन रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक, अब हम यहाँ पढ़ते हैं ऑर्डर। ऑर्डर हमारा 0, 1, 2 और 1/2, 3/2 etc। ऑर्डर हमारा कुछ भी हो सकता है, पर मॉलिक्यूलरिटी हमारी 1, 2 और मैक्सिमम 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूलरिटी को हम नहीं पढ़ सकते हैं। 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूलरिटी हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये होता है ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का पहला डिफरेंस। दूसरा क्या है, ये हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। और एलिमेंट्री रिएक्शन में के लिए इसको फाइंड करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ क्या होता है मॉलिक्यूलरिटी, ये भी हम एलिमेंट्री रिएक्शन में फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करते हैं इसको। ठीक, अब बात करते हैं कि ऑर्डर को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम लोग फाइंड करते हैं कि नहीं। तो हम लोगों ने देखा कि ऑर्डर को हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कैसे फाइंड करते हैं। जैसे हमने बताया कि ऑर्डर को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कैसे फाइंड करते हैं, जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है हमारे रिएक्शन का, वही होता है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और उसी स्लोवेस्ट स्टेप को हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
वही हमारे रिएक्शन के रेट को बताता है कि हमारी रिएक्शन कैसे चल रही है, कितनी देर में कंप्लीट होगी, कितनी देर में हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। रीज़न क्या है, हम उसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों बोलते हैं स्लोवेस्ट स्टेप को, क्योंकि हम उसी की केमिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। जो रिएक्शन के स्टेप्स फास्ट हैं उनकी केमिस्ट्री को पढ़ पाना बहुत ही टफेस्ट काम है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, और इसलिए हम स्लोवेस्ट स्टेप से ही हम अपने सारे स्टेप्स को आगे परफॉर्म करते हैं और वहीं से हम ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। उस स्लोएस्ट स्टेप की ऑर्डर ही जो होती है वो किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर होता है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर हम लोग फाइंड कर सकते हैं, शुड फाइंड बाई रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसको हम लोग RDS भी लिखते हैं शॉर्ट में, और स्लोवेस्ट स्टेप। ओके, यहाँ क्या होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम लोग मॉलिक्यूलरिटी नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी शुड नॉट फाइंड। ओके, अब यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ा। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे हम लोग, हमारे सिलेबस में 2 हैं रिएक्शन के ऑर्डर्स हैं जिनको हमें पढ़ना है, इंटीग्रेटेड रेट लॉज। ठीक, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉज। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे जो भी हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉज पढ़ेंगे। ठीक, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में हमें 2 हमारे सिलेबस में जो ऑर्डर्स पढ़ने हैं, 0 ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम डिस्कस करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ओके, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। यहाँ हम सबसे पहला डिस्कस करेंगे जो वो है हमारा 0 ऑर्डर रिएक्शन। ओके, ये है हमारा 0 ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ साथ कम हो रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन समय के साथ साथ बढ़ रहा है। बस इसी बात को हमें ध्यान रखते हुए हम लोगों ने इसके जो भी बेसिक्स हैं वो सब पढ़ रखे हैं, सब हमने सीख लिया है स्टार्टिंग के लेक्चर के 5 to 10 मिनट्स में ही। अब हम बस इसको अप्लाई करेंगे सिंपली। कोई रिएक्टेंट ए है, वो कन्वर्ट हो रहा है किसी प्रोडक्ट बी में। ओके, तो हम इसके रेट के लिए लिखते हैं, रेट हमें लिखने का तरीका होता है -dA/dt। ठीक, अब इसको हम कैसे लिख रहे हैं कि ये हमारा 0 ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि इसका ऑर्डर जो पावर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का वो हम लिखेंगे 0 के पावर 0। ओके, अब हम इसको देखेंगे कि हम कैसे इसको लिखते हैं, -dA/dt = k। किसी के पावर 0 की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, तो अब हम ऐसा हम लोगों ने लिखा है इसको। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, -dA = हम माइनस साइन को उधर भेज देते हैं, तो -k/dt। ओके, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे कंसंट्रेशन को A0 से लेकर के A तक के लिए। ये हमारा A0 जो है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है, A हमारा फाइनल कंसंट्रेशन है, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। रेट कांस्टेंट तो हमारा कांस्टेंट ही है, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और t = 0 से t = टाइम t के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा देखने के लिए कि फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, या फिर हाँ = -KT टाइम का इंटीग्रेशन हम यहाँ जब करेंगे 0 और t पुट करके। ओके, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि A = A0 - KT, ये हमारा फॉर्मूला है जो कि हमें हमेशा याद रखना है, 0 ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या कि इसके कुछ ग्राफ्स हम देख सकते हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन का हमें, ये फाइनल कंसंट्रेशन है हमारा, ये है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन। इसको हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पे A जो है हमारा, इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, A है हमारा फाइनल कंसंट्रेशन
फाइनल कंसंट्रेशन, ओके। और ए नॉट है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन, ओके। टी है हमारा टाइम और के है हमारा रेट कांस्टेंट। अब हम लोग यहाँ पे एक जैसे कि एक हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो इस इक्वेशन को हमें याद रखना है और इक्वेशन की हेल्प से हम आगे अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ओके। ग्राफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ओके। ग्राफ है, हमने ये देखा कि हमारा जो टर्म आया है वो हमें यही मिला है, ठीक। अब हम इसकी हेल्प से ग्राफ ड्रॉ करेंगे कि कंसंट्रेशन और टाइम के वर्सेस एक ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि y बराबर c प्लस एम एक्स टाइप का एक ग्राफ है, ठीक। और इसको हम मैथमेटिकली देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा a इनिशियल फाइनल कंसंट्रेशन है, a नॉट इज़ इनिशियल कंसंट्रेशन, k इज़ द रेट कांस्टेंट एंड t इज़ द टाइम, ओके। तो ग्राफ ड्रॉ करना है हमें, ग्राफ हमें ड्रॉ करना है a वर्सेस t के लिए, ओके। और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो भी हमारा ग्राफ है, ठीक, वो y बराबर c प्लस एम एक्स में हम यहाँ देख सकते हैं कि कैसा हमारा ग्राफ मिलेगा, ठीक। ये हमारा a और ये हमारा t, ओके। अब हम यहाँ देखेंगे ये a नॉट जो है ये हमारा इंटरसेप्ट है, m इक्वल टू माइनस के, ये हमारा स्लोप है। हमारा ग्राफ हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। इस ग्राफ का स्लोप होगा माइनस ऑफ के और इंटरसेप्ट होगा हमारे ग्राफ का, ओके, ए नॉट। ये ग्राफ हमें हमेशा याद रखना है, ये हमारा कंसंट्रेशन टर्म है और टाइम के बीच में हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है, ठीक। ये हमें हमेशा याद रखना है कि स्लोप हमारा क्या है और इंटरसेप्ट हमारा क्या है, ठीक। वैल्यू दे करके भी क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे आपको एक वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद इस फॉर्मूले की हेल्प से आएगा और आप वहाँ पे स्लोप और इंटरसेप्ट के बारे में बताएंगे, ओके। हम लोग बात करते हैं हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अभी हम सब कुछ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में ही पढ़ रहे हैं, अभी तक हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सब कुछ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में है। तो अब हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ओके। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले बताइए हाफ लाइफ क्या है। हाफ लाइफ ये वह समय है जबकि हमारे कंसंट्रेशन, जो भी हमारा रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन हाफ हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे रिएक्शन में कंसंट्रेशन है ए का, है हमारे रिएक्टेंट का ए, और थोड़े टाइम बाद टी टाइम बाद हम इसको कंसंट्रेशन को हाफ कर देते हैं। तो ये इसका कंसंट्रेशन जब ये आधा हो जाएगा, इस टाइम को हम लोग हाफ टाइम बोलते हैं, इसलिए हम इसको लिखते टी न लिख के हम लोग इसको टी हाफ लिखते हैं, जबकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हाफ हो जाए, ओके। हम बिल्कुल अपने पुराने वाले ही, जो भी हमारा पुराना जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक इक्वेशन निकल करके आया था, उसकी हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे आगे। देखिए बस एग्जाम बहुत इजी है, ये केमिस्ट्री के ईजीएस्ट चैप्टर्स में से एक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सभी के एग्जाम्स में इससे 1 से 2 सवाल मिल जाएंगे, न्यूमेरिकल और थियोरेटिकल दोनों ही तरह के सवाल आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक। अब हाफ टाइम में क्या है, टी हाफ में कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का है फाइनली वो हाफ हो जाएगा, ठीक। आप देखिए बस इसको, ए नॉट बाई टू इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ऑफ के टी, ओके। ये हमें आपको देखने को मिला। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे कि हम ए नॉट को इधर लेकर के आते हैं और ए नॉट बाई टू इक्वल्स टू के टी। अब ये जो भी हमारा टाइम है वो हाफ टाइम है, तो यहाँ पे टी हाफ लिखते हैं हम लोग इसके लिए, क्योंकि हम हाफ टाइम निकाल रहे हैं। अब यहाँ हमको देखने को मिलता है कि टी हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, ए नॉट बाई टू के, यानी कि ये हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ओके। अब यहाँ पे हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हम ये देख सकते हैं कि एक हमें बात ध्यान रखनी है कि टी हाफ
जो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो हमेशा ए नॉट, ये क्या है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और टी हाफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। ओके, ये हमको ध्यान रखना है। हमें कहीं भी ग्राफ ड्रॉ करना होगा, जैसे टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में हमें ग्राफ ड्रॉ प्लॉट करना होगा, तो हम किस तरह से ग्राफ प्लॉट करेंगे? ये हमारा टी हाफ है और ये हमारा ए नॉट है, तो हम देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ये हमारा ग्राफ हमें हमारी इक्वेशन से देखने को मिल रहा है। ओके, यहाँ तक ख़त्म होता है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो कि हमारे सिलेबस में है। हमें दो ही तरह के रिएक्शंस के ऑर्डर पढ़ने हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ये हम डिस्कस करेंगे किसके लिए? और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी हमने जैसे जीरो ऑर्डर के लिए डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, ध्यान दीजिए। जैसे हमने देखा अभी तक किसी भी रिएक्शन में स्टार्टिंग के जो भी हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में वीडियो जब भी हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीखा था, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट बिल्कुल सेम वैसा ही चलेगा, बस हमने यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जाएगा। जैसे अभी हमने ऑर्डर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर ऑर्डर लिखा जीरो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसी तरह से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग अपना ऑर्डर उसका पावर लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के 1। ठीक, फॉर एग्जांपल कोई एक हमारा एक प्रोडक्ट है ए कन्वर्ट्स टू बी। ओके, तो इसके लिए हम रेट लिखना स्टार्ट करते हैं, तो माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू के ए टू द पावर 1। ओके, अब यहाँ ए के पावर 1 है। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे लिमिट लगा करके, माइनस ऑफ डी ए बाई ए इक्वल्स टू माइनस के डी टी। ओके, ये हमारा इंटीग्रेट होगा इनिशियल से फाइनल कंसंट्रेशन के लिए, ये t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू टी के लिए। ठीक, अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारा जो निकल कर के आएगा वो ln a माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी। ओके, अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि लॉग की एक प्रॉपर्टी है क्या, कि लॉग ln dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है ln x। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है कि लॉग की एक प्रॉपर्टी है, उसी की हेल्प से हमने यहाँ लिखा है कि ln ए नॉट बाई ए नॉट माइनस ए, ये हमारा फाइनल कंसंट्रेशन है और ये है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं किस तरीके से हम लोगों ने इसको देखा। अब एक हमें और लॉग की प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है, लॉग ln a माइनस ln b इक्वल्स टू ln a बाई बी। ओके, हमको ये ध्यान में रखना है। अब इसी की मदद से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ln a बाई ए नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ के टी। ओके, अब हम लोग इसको ln के टर्म को हटाने के लिए लॉग की एक अलग प्रॉपर्टी है, वो हम ध्यान में रखेंगे। और ये आपको यहाँ पे डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है, ठीक, पर आप बस ध्यान दीजिए कि कैसे लॉग की प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रहनी चाहिए, वो आपको हेल्प करेगा आगे चलकर। ठीक, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं ln a बाई ए नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी। ओके, तो a बाई ए नॉट इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ऑफ के टी, ये हमारा एक्सप्रेशन आएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग इसको ई के टर्म को हटाने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे हम a बाई ए नॉट इक्वल टू लॉग a बाई ए नॉट इक्वल टू के टी बाई 2.303, ये यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे इस टर्म को। ठीक, और यही हमारा एक्सप्रेशन हमें हमेशा याद रखना है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
आपके जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो इसी पे आएंगे, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे हाफ लाइफ। जिस तरीके से हमने जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पढ़ा, उसी तरीके से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी हाफ लाइफ पढ़ेंगे। हाफ लाइफ वही है, ठीक, कि कितने समय में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हाफ हो जा रहा है। ठीक, आपको ये इक्वेशन ध्यान में रखना है, और आपके जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो इसी पे आएंगे, और आप इसी से सॉल्व करेंगे इक्वेशन की हेल्प से। आपको इसके डेरिवेशन पे बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है, तो हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लोग पढ़ेंगे अब। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा जैसे कि log A/A0 इक्वल्स टू KT/2303। ओके, अभी हम हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो भी टाइम होगा वो हाफ होगा। कंसंट्रेशन हमारा ये A से A0 से A0/2 हो जाएगा, और जितने समय में होगा उसको हम लोग T हाफ बोलते हैं। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन रखेंगे A0/2, और इनिशियल कंसंट्रेशन जैसे कि हमारा A0 ही था। ओके, और यहाँ हम लोग KT/2303। अभी हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है log 2 इक्वल्स टू KT, और यहाँ हम T हाफ लिख रहे हैं, इसलिए हम हर जगह टाइम को T हाफ डिनोट करेंगे, 2.303। ओके, अब यहाँ पे हम T हाफ लिखते हैं तो हमें मिलेगा 2.303 इंटू log 2/K। अब ये सॉल्व करके हमें आता है, इसकी वैल्यू आती है 0.693/K। ठीक, कैसे आया? log 2 की वैल्यू हमको ध्यान में रखनी है। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। जब भी हम इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.693/K आएगा। तो हमको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि T हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ कितना होता है, 0.693/K। ओके, अब हम इसके लिए कुछ पॉइंट्स और ग्राफ देख सकते हैं। T हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जैसे हमने लिखा 0.693/K। ओके, ये हमारे फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ हम देखते हैं कि T हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज independent of initial concentration of reactant। यहाँ हम अपने इक्वेशन से देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होता है वो कंसंट्रेशन पे, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जो कि हमारे सिलेबस में है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। हमें एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर किसके लिए आपको ध्यान में रखना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ओके, तो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है। ओके, फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। ओके, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग रेट कैसे लिखते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर 0। यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन के रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1। A की पावर 0 मतलब 1, R = K। ओके,
हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि R क्या है, रेट है हमारा, और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और कंसंट्रेशन अपॉन टाइम यानी कि K, और इसको हमें लिखने का तरीका होता है मोल लीटर इनवर्स अपॉन टाइम। ओके, अब हम यदि टाइम को हम लोग सेकंड में यहाँ पे लेंगे या फिर मिनट में, जैसे भी हम लोग लेंगे, मैं सेकंड में ले रहा हूँ, आप मिनट में भी ले सकते हो, ठीक। तो सेकंड इनवर्स ये हमारा यूनिट होगा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक सेकेंड, अच्छा, फॉर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये हमारा यूनिट हुआ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, उसी तरह से हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी निकालेंगे कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इक्वल्स टू K, और ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, यहाँ से हम देखते हैं कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन का टर्म कैंसिल हो जाएगा, और रेट के लिए जो भी हम लिखेंगे वो टाइम इनवर्स आएगा। अब हम टाइम किस में ले रहे हैं, यहाँ यदि हम सेकंड में ले रहे हैं तो सेकंड इनवर्स या फिर मिनट इनवर्स। ओके, ये हमारा रेट कांस्टेंट का यूनिट हुआ यहाँ तक। अब तक हमने जो भी देखा वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमें और देखना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैसेस स्टेट, कि यदि हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को गैसियस फॉर्म में दे रखा है, जैसे प्रेशर के फॉर्म में दे रखा है, तो हमें गैसियस स्टेट में कैसे लिखना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम कैसे लिखते हैं, इसके फॉर्मूले को आपको बस ध्यान में रखना है, कोई डेरिवेशन की ज़रूरत आपको यहाँ नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैसियस स्टेट। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैसियस स्टेट। तो हम लोग को देखना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गैसियस स्टेट में कैसे लिखते हैं, लॉग। यहाँ पे आपको बस फॉर्मूले का ध्यान में रखना है और आपको कुछ भी नहीं फोकस करना है, ठीक, कि आप कैसे लिखते हैं किसी भी रिएक्शन के यहाँ पे रेट को। ठीक, हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, A गिव्स B प्लस C, ये हमारा रिएक्टेंट साइड, ये हमारा प्रोडक्ट साइड, K इक्वल्स टू 2.303 बाई T लॉग PI बाई 2 टाइम्स ऑफ PI माइनस PT। ओके, अब यहाँ हमें क्या लिखना है, ये हमारे जो भी हम यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री यूज़ करेंगे, ये हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का की हेल्प से लिखेंगे। जिस तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा साइड में 2 है, रिएक्टेंट 1 है, तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ प्रोडक्ट साइड को लिखेंगे, तो प्रोडक्ट में जैसे हमारे 2 हैं और रिएक्टेंट, और यहाँ पे हम लोग रिएक्टेंट साइड को लिखेंगे, तो ये हमारा 1। ठीक, इसी रिएक्शन के लिए मैं अब इसको लिखता हूँ, तो कैसे लिखेंगे इसके लिए, 2.303 बाई T इक्वल्स टू लॉग प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हमारा 1 है, 1 इंटू PI बाई लॉग PI, यहाँ पे हमें 2 मिला, 2 PI माइनस ऑफ PT। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है ऐसे रिएक्शंस के लिए। यदि आपको A प्लस B प्लस A गिव्स B प्लस C प्लस D इस तरह से लिखता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री जो भी होगी स्टोइकियोमेट्री आपके रिएक्शन की, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा, ये चेंज हो जाएगा, इसलिए आपको हमेशा ध्यान में ये वाला रखना है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत ही छोटा टॉपिक है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो का क्या मतलब हुआ, नकली, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो है कुछ और, पर दिखने में लग रहा है कैसे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। कैसे होता है ये, जैसे फॉर एग्जांपल कि हम कोई एक रिएक्टेंट लेते हैं A प्लस B और ये दे रहा है हमें C प्लस D। अब यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट A जो है वो एक्सेस में है,
पर ये रिएक्शन सिर्फ तब तक चलेगी जब तक हमारे पास रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन है। जैसे ही ये रिएक्टेंट हमारा ख़त्म हो जाएगा, ये रिएक्शन हमारी स्टॉप हो जाएगी। ठीक, हमारे पास रिएक्टेंट तो है 2, पर एक हमारा ख़त्म हो जाता है। जिस तरह से हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के केस में पढ़ते हैं कि जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही हमारा रिएक्शन का डिसाइडिंग फैक्टर होता है, उसी तरह से हमारा रिएक्टेंट ये ख़त्म होते ही ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। इसलिए हमारा जो भी रेट डिपेंड करेगा रिएक्शन का, वो सिर्फ इसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, इसके कंसंट्रेशन पर नहीं। इसलिए ये बिहेव करता है ये रिएक्शन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह। ठीक, इसका एक एग्जांपल है जो कि केन शुगर C12H22O11 प्लस वाटर एक्सेस में हम लोग ले लेते हैं और हमारा कुछ भी प्रोडक्ट बनता है A + B। तो हम यहाँ देखते हैं कि वाटर हमारा एक्सेस में, इसलिए जब भी हम इसके रिएक्शन के रेट को लिखते हैं तो हम इसके कंसंट्रेशन को नेगलेक्ट कर देते हैं और सिर्फ हम केन शुगर के कंसंट्रेशन को लिखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, ये है हमारा केन शुगर का मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, ठीक, अब हम लोग डिस्कस करेंगे अर्हेनियस इक्वेशन। इस चैप्टर के एंडिंग पे हम पहुंच गए हैं और अर्हेनियस इक्वेशन अभी एक नया टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि फॉर किसी तरह से अर्हेनियस इक्वेशन, अर्हेनियस इक्वेशन ओके। अर्हेनियस इक्वेशन है फॉर किसी ऐसे केमिकल रिएक्शन को लिए हम देखते हैं कि जब टेम्परेचर में हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज लाते हैं तो हमारे रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो डबल हो जाता है। फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन डबल्स। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं किसी रिएक्शन के लिए रेट की, ठीक, अब फॉर T = 10 डिग्री हम लोग टेम्परेचर को राइज करते ही हमारा रेट कांस्टेंट चेंज हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ K। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक, और इसके लिए एक इक्वेशन हम लोग यूज़ करते हैं K = A e⁻⁻ EA/RT। ओके, अब यहाँ क्या है कि K है हमारा रेट कांस्टेंट, A जो हम लोगों ने पढ़ रखा है कंसंट्रेशन टर्म जो भी हमारे हैं, ठीक है, e⁻⁻ EA/RT, R हमारा गैस कांस्टेंट, ठीक, और T है हमारा टेम्परेचर। हमारा EA कौन सी नहीं बला है, तो EA है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, ये है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो भी हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जब बढ़ रहे होते हैं तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में जो एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का हम लोग फॉर्मेशन करते हैं उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। इसको जैसे हम लोग एक ग्राफ से समझते हैं, ये हमारा रिएक्टेंट साइड और ये हमारा प्रोडक्ट। ओके, ये हमारा रिएक्टेंट और ये हमारा प्रोडक्ट, और ये हमारा इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स और ये हमारा जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट से लेकर के प्रोडक्ट के बीच में है, ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने बात की एक्टिवेशन एनर्जी की। अब एक्टिवेशन एनर्जी, इस इक्वेशन को हम लोग लॉग फॉर्म, अब इस इक्वेशन को हम लोग लॉग फॉर्म में लिखते हैं, तो ln K = ln A - EA/RT। अब ये हमें, यदि हमें टेम्परेचर एक नहीं दिया, हमें डिफरेंट टेम्परेचर के लिए लिखना है, फॉर डिफरेंट टेम्परेचर टेम्परेचर। तो सबसे एक हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले कि हम ln को हटाने के लिए, तो लॉग फॉर्म में हम यदि इसको लिखते हैं तो log K = log A - EA/2.303। जैसा कि हमने आपको पहले लॉग के प्रॉपर्टी में बताया कि हटाने के लिए हम कैसे 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर डिफरेंट टेम्परेचर यदि हमें यही लिखना है इक्वेशन को, फॉर डिफरेंट टेम्परेचर, यदि किसी हमें 2 टेम्परेचर हमें इनमें से कोई भी फाइंड करना है तो log K2/K1
इक्वल्स टू log a माइनस ऑफ EA बाई 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ओके, अब यहाँ पे हमारा हम सब कुछ नोन होता है, किसी एक की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। 4-5 जो भी हमारे इसमें अननोन टर्म्स होते हैं उसमें हमें दिए होते हैं, कोई एक अननोन होता है और वो हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे R हमारा गैस कांस्टेंट है और R की वैल्यू हम हमेशा 8.314 यूज़ करेंगे। और ये भी हम देख सकते हैं कि 2.303 इंटू 8.314 को जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे हम 19.14 हमें मिलेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली आप डायरेक्ट यदि इसको याद रखेंगे तो आपके कैलकुलेशन में एक ईजी होगा। ठीक, यहाँ तक तो वही बात कि हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी में हमें 2-4 चीज़ें और जाननी है कि हम कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को देखेंगे किसी भी रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी हम किसी ग्राफ से यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि किसी भी रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे हम एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट की तरफ साइड जा रहे हैं, ठीक, तो हमारे रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनने तक की जो एनर्जी होती है वो होती है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, ये हमारा इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन रहा है। ओके, उसी तरह से हम यहाँ पे देखते हैं कि डेल्टा एच जब हमें निकालना होता है, ये है हमारा प्रोडक्ट, और डेल्टा एच जो हमें इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी निकालनी है तो हम ये प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। यदि डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव आती है तो हमारा रिएक्शन हो जाएगा एक्सोथर्मिक टाइप। यदि डेल्टा एच हमारा निगेटिव आएगा तो ये हमारा रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक, जहाँ पे हीट इवॉल्व होती है। और यदि हमारा डेल्टा एच पॉजिटिव मिलता है हमें यहाँ से, तो ये हमारा रिएक्शन हो जाएगा एंडोथर्मिक टाइप, हीट एब्जॉर्ब्ड रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पे हम लोग को एक नया टर्म पढ़ना है जो है जिसको हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। ठीक, हम लोग पढ़ेंगे कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो हम लोग टर्म यूज़ करते हैं किसी भी रिएक्शन में, कैटलिस्ट का इस्तेमाल यही होता है कि कैटलिस्ट बिना इन्वॉल्व हुए किसी भी रिएक्शन की स्पीड को इन्हांस कर देता है। कैसे इन्हांस करता है? वो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है और एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। हमारे रिएक्शन में, और हमारे रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जो बदलाव होता है वो बहुत जल्दी हमें देखने को मिलता है। तो हम ये देखते हैं कि जब भी हम कैटलिस्ट इन्हांस करते हैं तो कैटलिस्ट लगाते हैं यहाँ पे, तो इट इन्हांसेस रेट ऑफ रिएक्शन बाई डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल जैसे हम इसी रिएक्शन में, हम इसी ग्राफ में समझने की कोशिश करते हैं, यदि हम यहाँ कैटलिस्ट प्रोवाइड करते हैं तो ये हमारे रिएक्शन के पाथ को इस तरीके से कन्वर्ट कर देगा और हमें देखने को मिलेगा कि हमारी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है। तो ये हम कैटलिस्ट की हेल्प से कर सकते हैं। कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन की स्पीड को कम नहीं करता। जब भी वो कैटलिस्ट इन्वॉल्व होगा वो रिएक्शन की स्पीड को हमेशा इन्हांस ही करेगा। ऐसे जो भी स्पीड को कम करते हैं उनके लिए हम कैटलिस्ट टर्म का यूज़ नहीं करते, उनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं इनहिबिटर। ओके, एक हमें लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ना है, वो है कोलिजन थियरी, कि कोलिजन थियरी क्या होती है। तो देखते हैं हम लोग। किसी भी रिएक्टेंट, जब कोई भी 2 रिएक्टेंट 4 रिएक्टेंट आपस में आते हैं और उनके टकराने से जो भी टक्कर उनके बीच में होगी और उससे एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग A+B और ये आपस में टक्कर खा करके एक C+D नया प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। तो ये कोलिजन होने के लिए एक प्रॉपर ओरिएंटेशन का होना बहुत ज़रूरी है, उनका एक प्रॉपर डायरेक्शन और एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उनके पास होनी चाहिए, और उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी का नाम देते हैं। कोलिजन हमेशा प्रॉपर ओरिएंटेशन में ही होना चाहिए। पर अब हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए हम लोग लेते हैं फॉर H2 + I2 और यहाँ हम बनाते हैं 2HI। तो ये H के बीच में, ये I और I के बीच में हम एक फॉर्मेशन करते हैं और ये एक HI का फॉर्मेशन होने लगा।
ये बॉन्ड धीरे धीरे, हम यहाँ देखते हैं कि ये बॉन्ड धीरे धीरे इनके आपस का धीरे धीरे ये वीक हो रहा है, ये बॉन्ड हमारा ब्रेक करेगा और ये बॉन्ड हमारा धीरे धीरे फॉर्म होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन होगा और हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में हमारा प्रोडक्ट ये 2HI तब। और इस तरीके से ये रिएक्शन का जो मैकेनिज़्म होती है वो परफॉर्म होती है। पर इस रिएक्शन किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाने के लिए हमारी कोलिजन थ्योरी यही बताती है हमें कि हमें दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उनके पास होनी चाहिए जिससे कि वो जा कर के आपस में टकराएं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक, तो दो रिक्वायरमेंट होती है हमारी, पहली है हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी और दूसरा है हमारा प्रॉपर ओरिएंटेशन, कि हमारा ओरिएंटेशन सही तरीके से होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हम इसी में ले लें, यदि हमारा कुछ हमारा इस तरीके से ये होता और ये हमारा रिएक्शन हम इस तरीके से यदि ओरिएंटेशन होता हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का, तो जब भी ये आपस में जुड़ते हैं तो कुछ इस तरह से जुड़ते हैं और यहाँ तो ये आपस में तो जुड़ गए हैं पर इनके बीच का कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाया और हमें प्रॉपर ओरिएंटेशन न मिलने की वजह से हमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं होता। तो इसलिए प्रॉपर ओरिएंटेशन का होना भी बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर ओरिएंटेशन। थैंक यू वेरी मच।